नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कहानी के तत्वों के बारे में। इसके पहली वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कहानी क्या है, कहानी का परिचय क्या है। उसके साथ हमने ये भी देखा था कि कथा और कहानी में अंतर क्या होता है। इससे हमें ये पता चला था कि कथा जो है वो इंडिया में पहले से मौजूद थी, लेकिन कहानी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो भारत से पश्चिमी देशों से आया है। एडगर एलन पो के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ से एक शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी अमेरिका से, और उसके बाद से भारत में भी कहानियाँ लिखनी शुरू हुई थी। असल में कहानियों का जो जन्म है भारत में वो यथार्थवाद की देन है। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, किसी चीज़ को रियलिस्टिक वे में देखना। यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, तो उससे किसी चीज़ को सच्चाई से देखना, सच्चाई है, किसी वस्तु में सच्चाई है या नहीं है, ये यथार्थ है या कल्पना है, इसके आधार पर कहानियों का शुरू में कहानियां लिखनी शुरू हुई थी। लेकिन इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे कि कहानियों का उद्भव कैसे हुआ भारत में और कहानियों का विकास कैसे हुआ। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि कहानी के तत्व क्या हैं। कहानी का तत्व, अब तत्व का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में आप पढ़ते होंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व। यहाँ पे इस तत्व का मतलब है कि कहानी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। कोई भी वस्तु है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होगी, तो वैसे ही कहानी को बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। वस्तु का मतलब है यहाँ पे इन तत्वों की, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कुल 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व क्या हैं? सबसे पहले उद्देश्य, फिर है कथा वस्तु या और कथानक, तीसरा है पात्र, चौथा है वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है संवाद या कथोपकथन। एक एक करके इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। तो कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, उसका भी कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। यहाँ पर कहानी का उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि कोई कहानी लिखी गई है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए लिखी गई होगी, तो कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए। अब कहानी पढ़ने के बाद पाठक के मन में कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने से पहले आपके विचार और वीडियो देखने के बाद का आपका विचार, अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये वीडियो देखने का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। ठीक वैसे ही कहानी को पढ़ने के बाद, कहानी के पहले और कहानी के बाद, दोनों में आपके विचारों में क्या अंतर आया, आपके मस्तिष्क पर उस कहानी ने क्या प्रभाव डाला, ये दिखाता है कि कहानी का उद्देश्य क्या है। किसी किसी कहानी को पढ़कर ऐसा भी हो सकता है, किसी कहानी को पढ़कर ऐसा भी हो सकता है कि आप अंत में बहुत खुश हो जाएं। कहानी का अंत अगर सुख वाला है, खुशी वाला है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं फिल्म के लास्ट में, तो उसको कहते हैं सुखांत। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दुखांत हो। दुखांत मतलब अंत में हीरो हीरोइन बिछड़ जाए, कुछ इस तरह की कहानी हो जाए। जैसे आप गोदान पढ़ेंगे तो उसमें अंत में जो होरी है वो मर जाता है, तो होरी का मरना आदमी के ऊपर एक प्रभाव छोड़ देता है कि इसकी मृत्यु क्यों हुई, और मनुष्य एक अलग ही मनस्थिति में चला जाता है कि दुखांत है, चूंकि कहानी का अंत जो है वो दुखांत है, इसलिए मनुष्य एक अलग लेवल पे चला जाता है, उसकी माइंड एक अलग लेवल पे चली जाती है। तो यही कहा गया है कि हर एक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और कहानी की परिभाषा जब मैंने शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एक समन्वित प्रभाव पाठक के मन में कहानी डालने में सफल होती है। तो कहानी का निर्धारण इस बात से भी करते हैं कि कहानी अपने उद्देश्य को कितने हद तक पूरा करने में सफल रही है। यदि दुखांत है तो क्या पाठक पढ़ने के बाद थोड़ा सा बेचैन हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं कथा वस्तु और कथानक। थोड़ा सा अंतर है कथा वस्तु और कथानक पे। कथा वस्तु का मतलब है वो जो कहानी आपने लिखी है, उस कहानी की विषय वस्तु क्या है। तो जो कहानी लिखी गई है उस कहानी का विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु से यहां पे तात्पर्य यह है कि कहानी 2 तरह की होती है। 2 तरह की क्या, कहानी तो खैर कई तरह की होती है। यहां समझने के लिए, कथा वस्तु समझने के लिए हम एक उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि कहानी विश्वसनीय है या कहानी काल्पनिक है। जैसे आप देखिए सुपरमैन वाली जो सीरीज अगर आप लोग देखते होंगे तो उसमें कुछ अविश्वसनीय चीजें भी दिखाई जाएंगी। अविश्वसनीय चीजें मतलब अचानक से चमत्कार उत्पन्न हो गया, कोई दीवार के ऊपर चढ़ने लगा, कोई अचानक से मकड़ी बन जाता है स्पाइडरमैन में। तो ये सारी चीजें जो है ये काल्पनिकता है,
यहां पर आपको विश्वसनीयता देखने को नहीं मिलेगी। जब मैंने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा, पद्य, तो पद्य में भी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि उन्होंने जो कल्पना की है, यहां पे हालांकि मैं गद्य पढ़ा रहा हूं मगर मैं एग्जाम्पल वहां का दे रहा हूं कि जब वहां पे उन्होंने वर्णन किया है वियोग श्रृंगार का, तो कुछ लोगों ने इतना उसको ऊहात्मक बना दिया है वियोग श्रृंगार के वर्णन को कि वहां पर मनुष्य को लगता ही नहीं है कि यह सच है। एक बेचैनी का भाव जरूर आता है मगर संवेदना नहीं जगती है। दो लोग बिछड़ रहे हैं तो संवेदना का पक्ष होगा, मगर वहां संवेदना का पक्ष ना होके कहीं ना कहीं पे एक अलग तरह की बेचैनी देखने को मिलती है कि ये क्या लिख दिया, सांस ले रहे हैं तो 20 कदम पीछे जा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो 20 कदम आगे जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो खैर, तो कहानी में विश्वसनीयता है या काल्पनिकता है, यह डिसाइड करता है कि कहानी की कथा वस्तु क्या है। फिर हम बात करें कथानक की, तो कथानक में अब देखिए, कथानक एक वृहद रूप हो गया, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कोई कोई कहानी जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। आप फिल्मों को देख लीजिए तो कोई कोई फिल्म ऐसी होती है जो बहुत फास्ट, उसमें लगातार घटनाएं घटती रहती हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक घटना, उसका मर्डर हुआ, फिर पुलिस उसके घर गई, वहां इन्वेस्टिगेशन किया, वहां से सुराग मिला, दूसरे के यहां गई, वहां उसको पकड़ा, ऐसे लगातार कहानी चलती रहे, मतलब घटना लगातार है, घटना प्रधान कहानी या घटना प्रधान फिल्म। तो यहां पे स्पीड डिपेंड करता है कि कहानी की गति कैसी है। क्या कहानी ऐसे चल रही है कि मनुष्य, जो पाठक पढ़ रहा है, वो उसको एक एक स्टेप समझता हुआ जा रहा है, उसके मन में, उसके विचार में ये कहानी जो आपने लिखी है वो कहीं ना कहीं घर करती जा रही है, ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला बात ये। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपने स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दिया कहानी की, मतलब कोई आदमी है वो बैठ के सोच रहा है कि ये आसमान है, आसमान में सितारे हैं, आसमान में नक्षत्र है, ग्रह है, और पूरा कम से कम इस कहानी में 5 पेज तक वो यही सोच रहा है। और वो भी ऐसा नहीं, उसमें भी सोचने में भी एक रस होना चाहिए, उसका जो वर्णन होता है वो एक रसयुक्त वर्णन हो तो समझ में आता है। मगर केवल विज्ञान आपने उसमें लिख दिया, अगर कहानी में केवल विज्ञान लिख दिया तो वो उतना ज्यादा पढ़ने में पाठक को मजा नहीं आएगा। पाठक को जब पढ़ने में मजा नहीं आएगा, स्पीड उसको उस कहानी में नहीं मिलेगी, तो ये एक ड्रॉबैक होता है, ये एक निगेटिव पॉइंट होता है कहानी के लिए। तो कहानी में जो स्पीड है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, न तो बहुत तेज होना चाहिए, न तो बहुत धीरे होना चाहिए। बहुत धीरे होगा तो लोग ऊब जाएंगे, बहुत तेज होगा तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए कहानी में स्पीड को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं घटनाएं। तो घटनाएं हर कहानी में होती हैं, तो कथानक का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी। ऐसा भी होता है कि घटनाएं अलग अलग लेवल पे चलती हैं, जैसे एक कहानी में 3-4 घटनाएं घट रही हैं अलग अलग स्थान पर, अलग अलग लोगों के बीच में, और बाद में उसको जोड़कर क्लाइमेक्स में एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है कहानी में भी कि चारों के चारों चीजें जहां अलग अलग घटनाएं घट रही थी उनका जड़ कहीं एक जगह आके रुक जाता है, तो वो कहानी पढ़ने में मजा आता है, वो क्लाइमेक्स होता है कहानी का भी। वैसे ही वर्णन प्रधान, जिसमें कि वर्णन ज्यादा किया जाए किसी घटना का, या घटना न भी हो तो किसी दार्शनिक, अगर दर्शन शास्त्र की बात कहीं पे आ गई, कोई एक पंक्ति लिख दी, उसी को व्याख्या करने लगा है लेखक। फिर आता है चरित्र। हर कथानक में, हर कहानी में एक चरित्र, एक नहीं कई चरित्र होते हैं। अब ये चरित्र बहुत तरह के होते हैं, इन्हीं चरित्रों को हम पढ़ते हैं पात्र के रूप में। चरित्र को हम पात्र भी कहते हैं। किसी कहानी में अलग अलग पात्र हैं। अब पात्र कितने तरह के हो सकते हैं, देखिए, नायक एक होगा, एक खलनायक होगा, साइड हीरो। यहां पे क्यों लिखा है मैंने साइड हीरो, का मतलब है चरित्र अभिनेता। जैसे अगर आप फिल्म के संबंध में समझना इसको चाहें तो हीरो होगा, एक विलेन होगा, और एक उसके साथ साथ चरित्र अभिनेता होगा, जो मान लीजिए अगर हीरो का दोस्त है या कोई बुजुर्ग आदमी है जो सबको समझा रहा है, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो कैरेक्टर आर्टिस्ट में आएंगी फिल्मों के बारे में। पात्र यहां पे समझने का मतलब यह है कि हर कहानी में कुछ ना कुछ चरित्र होगा, कोई ना कोई घटना होगी तो कोई ना कोई चरित्र भी होगा जो उन घटनाओं को घटित कर रहा होगा, जिनके ऊपर वो घटनाएं घटित हो रही होंगी। तो वैसे ही नायक, खलनायक और उसके साथ साथ अन्य पात्र भी जुड़े होते हैं कहानी में। फिर कहानी का अगला तत्व आता है वातावरण। वातावरण माने परिवेश, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम। क्या होता है समझिएगा। कोई कहानी अगर लिखी गई है तो किसी विशेष परिस्थिति का वर्णन होगा, किसी विशेष परिवेश का वर्णन हो रहा होगा। जैसे हम बात करें आंचलिक कहानियों की, तो आंचलिक कहानियां वे कहानियां होती हैं जिनमें आंचलिकता का दर्शन हो, लोक का दर्शन हो, लोक भाषा का भी उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। जो चरित्र होंगे उनके नाम भी लोक में प्रचलित नामों के आधार पर होंगे। जैसे आप
मैला आंचल हमारे सिलेबस में है, एक उपन्यास है मैला आंचल। तो मैला आंचल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो पात्र हैं, जो इस परिवेश है वो बिहार के एक किसी गांव का परिवेश है। तो बिहार के गांव के परिवेश में रेणु ने दिखाया है कि उनके जो पात्र हैं उनकी भाषा भी वहां के परिवेश से ही प्रभावित दिखती है, उनकी जो सोच है वो भी वहां के परिवेश से प्रभावित दिखती है। अगर किसी हाई बैकग्राउंड वाले, अच्छे बैकग्राउंड वाले परिवार के ऊपर कोई कहानी लिखी जा रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो अच्छी दिखाई देंगी। अंग्रेजी बोल सकते हैं वो लोग, तो कहीं कहीं भाषा में आपको अंग्रेजी भी दिखाई देगी। परिवेश में आपको दिखाई देगा कि जब अगर किसी खाने के समय का अगर वर्णन हो रहा है तो दिखाई इसमें यह लिखेगा लेखक कि डाइनिंग टेबल सज चुकी है, खाना आ रहा है, रखा गया है, कांच के गिलास में पानी दिया गया है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इस तरह से इसका वर्णन करेगा। लेकिन अगर इसको ग्रामीण परिवेश में वर्णन करेगा तो उतना सुविधा उसमें नहीं दिखाई जाएगी जितनी सुविधा शहर वाले में दिखाई गई थी या हाई स्टैंडर्ड वाले में दिखाई गई थी। तो इससे यह है कि वातावरण कहानी का एक प्रमुख तत्व है, यही डिसाइड करेगा कि कहानी कितना हद तक पाठक के मन में छपी है या नहीं छपी है। आप बात कर रहे हैं किसी गांव की, कहानी का आपका परिवेश गांव का है, मगर आप उसमें जो भाषा लिख रहे हैं वो अंग्रेजी लिख रहे हैं, आपके जो गांव के पात्र हैं वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश तरीके से रह रहे हैं, हर चीज सुख सुविधा तो खैर हो सकती है मगर उसका भी एक हद होगा, एक लिमिट होगा। उस लिमिट से बाहर आप अगर जाएंगे तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा, आपके लिए मतलब कहानी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा शैली की। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है कहानी के घटित होने का वातावरण, जो सीन होगा वो दिखाई देगा। भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति, अगर गांव के बारे में लिख रहे हैं तो गांव का सामाजिक ताना बाना जो है वो अलग है, शहर का सामाजिक ताना बाना अलग है। गांव के ऊपर गांव के ग्रामीण परिवेश में लिखी गई कहानियों में गांव की सामाजिकता, गांव की आंचलिकता, गांव की विशेषता दिखनी चाहिए। अगर ये नहीं दिखती है तो ये कहानी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर शहर के बारे में लिखा है तो वहां पर शहरीकरण दिखना चाहिए, वहां पे गाड़ियां, वहां पे जो भी शहरों की विशेषताएं हैं वो आपकी कहानी में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आती है इसका मतलब है आपकी कहानी वातावरण वाले तत्व में फेल हो गई है। ठीक है, वातावरण वाले तत्व में फेल हो गई है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। देखिए भाषा में आपको ऐसा करना है, भाषा में क्या आपको मतलब जो कहानीकार होता है उसको भाषा पात्रों के अनुकूल चुननी है। अब लेकिन यहां पर भी एक आपको ध्यान देना होगा कि पात्रानुकूल भाषा का यह मतलब नहीं है कि आपका पात्र, अब मान लो किसी कहानी में कोई इटली का कैरेक्टर आ गया, इटली का कोई आदमी है तो क्या, और उसको बिहार की किसी लड़की से प्रेम हो गया, ऐसा अगर किसी कहानी में दिखाया जाए तो क्या बिहार की लड़की को आप इटालियन भाषा बोलते हुए दिखाएंगे? नहीं। तो क्या इटली वाले को भी इटालियन बोलते हुए दिखाएंगे? नहीं। इसमें भी ये ख्याल तो रखा ही जाएगा कि कहानी सबको समझ में भी आए और ऐसा न लगे कि बिल्कुल अविश्वसनीय टाइप की बात हो रही है। इसलिए पात्रानुकूल भाषा जरूर होगी मगर एक हद तक। जैसे अगर आप ऐतिहासिक उपन्यासों की, ऐतिहासिक कहानियों की बात करिए, पुराने समय के कहानियों की बात करिए जिसमें 5000 वर्ष पूर्व का भारत दिखाया गया हो, बौद्ध संस्कृति के समय का भारत दिखाया गया हो, यशपाल की दिव्या हमारे सिलेबस में है, या महाभारत या रामायण के समय की कथाओं का जिक्र हो, तो वहां पर आपको पात्रों के अनुकूल भाषा चुननी होगी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे पिछले समय, मतलब पुराने समय में जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो संस्कृत भाषा जानते थे और वो संस्कृत में बात करते थे, संस्कृत में लिखते थे, तो उन लोगों को संस्कृत भाषा, संस्कृत निष्ठ हिंदी आपको दिखानी पड़ेगी कि वे जो हिंदी बोल रहे हैं वे शुद्ध हिंदी हो, संस्कृत से कहीं ना कहीं उस हिंदी का जुड़ाव दिखना चाहिए। लेकिन जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग दिखाया जाएगा उस कहानी में, उसमें दिखाया जाएगा कि वो उतना ज्यादा संस्कृत नहीं, क्योंकि उस समय उनको पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था। जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो वो संस्कृत सीख नहीं पाए, और जब वो संस्कृत नहीं सीख पाए इसका मतलब है कि उनको अगर कहानी में आप संस्कृत बोलते हुए दिखाएंगे तो ये लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो उनकी भाषा में आपको बोलियों का पुट डालना पड़ेगा। वे लौकिक भाषा में बात करेंगे। संस्कृत में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत दो अलग अलग हैं, इसके बारे में मैंने पहले चर्चा की है। यहां चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या किसी ग्रामीण परिवेश के निम्न वर्ग का व्यक्ति संस्कृत बोलते हुए किसी कहानी में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय उसको अधिकार नहीं था पढ़ने का। उसको संस्कृत बोलते हुए दिखाना एक तरह से गलत हो जाएगा, इसलिए उसकी भाषा में हम बोलियों का पुट डाल देंगे।
अगर वो अवध क्षेत्र का है तो उसकी बोली में कहीं ना कहीं अवधि भी दिखाई देगी। संभव है कि संस्कृत की कुछ झलक दिख जाए, मगर पूरा पूरा संस्कृत नहीं दिखना चाहिए। उनकी भाषा में बोलियों का पुट होना चाहिए। समझ में आ गया? जो उच्च वर्ग है उसको संस्कृत निष्ठ आप दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये हमने डिस्कस किया आज के क्लास में कहानी के तत्वों के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस, देखिए पेपर 1 में आपको कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है, तो कहानी का इतिहास क्या है, कथा और कहानी में अंतर क्या है, इसके साथ साथ आपको कहानी के तत्व क्या हैं। जब भी किसी कहानी की समीक्षा की जाएगी तो उसको इन्हीं 6 कसौटियों पर कसा जाएगा और बताया जाएगा कि वो कहानी किस हद तक सफल हुई है। आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी कहानी ले लीजिए, जैसे चीफ की दावत, हमारे एक दुनिया समानांतर जो किताब है उसमें चीफ की दावत एक कहानी है। तो चीफ की दावत कहानी को अगर समीक्षा आपको करना उस कहानी की, तो कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा अगर करनी है तो आप बताएंगे कि चीफ की दावत नामक कहानी का उद्देश्य क्या है। क्या वो कुछ उद्देश्य है उसका? तो बिल्कुल उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है, वो दिखा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है भारत की, उसके अंदर क्या खामियां हैं। वो अपना प्रमोशन पाने के लिए अपनी माता को भी किस तरह का कष्ट दे सकता है, यह दिखाया गया है। बदलते हुए परिवेश में, शहरों में सफलता की अंधी दौड़ में किस तरह कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज करता है और अपने व्यावसायिक हितों को साधने का प्रयास करता है किसी भी कीमत पर, यह दिखाया गया है उस कहानी में। तो यह उस कहानी का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही कथा वस्तु भी है उसकी। भाई वो विश्वसनीय लगती है कि नहीं? चीफ की दावत आप पढ़िएगा, चीफ की दावत विश्वसनीय मालूम होती है। ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर भी सकता है। कथानक, उसमें घटनाएं भी हैं। चीफ साहब दावत पे आते हैं, एक घटना यह है। माँ को उसके नींद आ जाती है, एक घटना यह है। माँ खर्राटे लेने लगती है, तीसरी घटना। अगली घटना और घटित होती है जब चीफ अचानक से उस कमरे में आ जाता है जहां पे माँ है। तो ये घटनाएं भी घट रही हैं, उसमें वर्णन भी किया गया है, उस मां के मनोस्थिति का वर्णन किया गया है, किस तरह का कष्ट है उसको ये दिखाया गया है। इसके साथ साथ वहां स्पीड जो है वो भी बैलेंस्ड है। अचानक से कोई घटना नहीं घट जाती है, या फिर ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे घटना घटे, ये भी चीज है। दूसरी, चरित्रों के बारे में भी, उसमें कई सारे चरित्र हैं, नायक भी है, खलनायक भी है। असल में जिसको आप नायक समझेंगे वो खलनायक है। जो मेन आदमी है, ब्यूरोक्रेट जो है, वो खलनायक है वहां पे, और उसकी माँ जो है वो अंत में आते आते नायक जैसी कुछ दिखने लगती है। हालांकि उसके माँ के कंडीशन पे तरस भी आती है। तो उद्देश्य भी है, कथा वस्तु भी है, पात्र भी है, वातावरण भी है। उसको पढ़ते समय आपको वो सीन दिखाई देगा। जब वो बताएगा कि गिलास में विस्की डाली जा रही है तो आपको दिखेगा, वो दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको उसकी माँ के बारे में जब बताया जाएगा, उस कहानी में बताया गया है, तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी माँ कैसे बैठी है, क्या हो रहा है, उसकी माँ के बोलने का तरीका क्या है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वातावरण भी है, भाषा शैली भी है, और हाँ, संवाद के बारे में डिस्कस नहीं किया था ना हमने। संवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। जब किसी कहानी में कोई चरित्र है तो उसमें डायलॉग भी होगा, संवाद भी होगा। संवाद को ही कथोपकथन भी कहते हैं। दोनों, यानी कहानी में जितने भी चरित्र हैं वो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें करेंगे। वो जो बातें करेंगे उसी को हम कहते हैं संवाद। अब कहानी में यह है कि किसी कहानी की सफलता कहीं ना कहीं संवाद पर भी डिपेंड करती है। अगर संवाद अच्छे तरीके से लिखा गया हो, पाठक उस संवाद को पढ़ते समय उसको एक इंटरेस्ट जगता हो, तो हम कहते हैं कि वो कहानी अच्छी है। जैसे हम बात कर लें, हमारे जो सिलेबस में उपन्यास है गोदान, तो गोदान में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जो उसमें संवाद है, संवाद और कथोपकथन दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहीं कथोपकथन लिख के पेपर में आ जाएगा, कहीं संवाद लिख के आ जाएगा। तो गोदान में अगर हम बात करें संवाद की, तो वो इतने शानदार तरीके से लिखे गए हैं कि उनको पढ़ते समय एक अलग तरह की अनुभूति होती है। लेकिन कहीं कहीं पे संवाद ऐसे भी होंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर फिल्मों के लिए लीजिए, तो किसी किसी फिल्म में संवाद जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सीधे दिल पर लगते हैं, लगता है कि क्या कह दिया इसने। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बहुत वाहियात सा कुछ भी बोल दिया है जिसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। उसको दिमाग खपाते रहो कि समझ में आए, कुछ ना तो समझ में आएगा, और कुछ वाहियात होते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि किसी कहानी में संवाद किस स्तर का लिखा गया हो, वो संवाद पाठक को उस कहानी से जोड़ने में सफल हो रहा है कि नहीं। कहानी का जो चरित्र उस संवाद को कह रहा है, उसके अंदर के विचार पाठक के मन में अच्छी तरह से आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, यह संवाद डिसाइड करता है। तो कहानी की समीक्षा जब हम करेंगे तो इन 6 तत्वों के आधार पर करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कहानी किस हद तक सफल रही है पाठक के ऊपर अपना प्रभाव डालने में, संवाद की दृष्टि से, भाषा शैली की दृष्टि से, वातावरण, पात्र या जो भी ये 6 कसौटियां हैं, इन पर किस तरह से वो खरी उतरती है या नहीं उतरती है। इसी आधार पर हम किसी कहानी की भी समीक्षा करेंगे और किसी न किसी उपन्यास की भी समीक्षा इन आधारों पे करते हैं। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कहानी के उद्भव और विकास के बारे में, हिंदी की पहली कहानी के बारे में, और कहानी का जो एक युग है हिंदी कहानी का, वो किस तरह से बांटा गया है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, क्या क्या है, वो सारी चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।